नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एचटेट टीजीटी 2023 का 60 नंबर के प्रश्नों की श्रृंखला को। जैसा कि आपको पता है, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर हिंदी कंटेंट कराया जाता है। आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय आता है, तो आप इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमने PYQ सीरीज़ शुरू की हुई है। 2018 से 2022 के TGT के पेपर्स में करा चुकी हूँ। 2023 का 15 नंबर का भी मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 60 प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 उगार सदत्ता सिंह, 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन या फिर 4 मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हमें बताने हैं। तो प्रथम इतिहासकार कौन है? गार सदत्ता सिंह, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखिए। 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और हमारे विकल्प हैं 1 सेठ गोविंद दास, 2 श्री बाल गंगाधर खैर, 3 श्री केशव चंद्र सेन, 4 श्री बृजवासी लाल। तो 7 जून 1955 ईस्वी को जो राजभाषा आयोग गठित किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खैर। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। 1 पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, 2 पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, 3 पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो, 4 पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। तो देखिए, हमें बताना है जो उस पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान ना रखा गया हो, यह है विशेषता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है 1 हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना तथा उसका विकास करना, 2 उच्चतम एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा व्यवस्था, 3 राजभाषा आयोग का गठन या फिर 4 राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो देखिए, हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 देखिए। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। 1 समस्या की पहचान करना, 2 समस्या को परिभाषित करना व उसकी सीमाएं तय करना, 3 समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, 4 क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना। तो हमें बताना है क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान जो नहीं है, ठीक है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना, यह है क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 96। निम्न वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत युग्म क्या है? और हमारे विकल्प हैं ई, च, य, कंठ ध्वनि, 2 उ, प, म, ओष्ठ, 3 त, ल, स, दंत, 4 री, ट, श, मूर्धा। तो देखिए, इसमें हमें असंगत युग्म बताना है। तो इसमें पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि च जो है वो कंठ नहीं है बल्कि तालु है, ठीक है। और हमें असंगत युग्म ही बताना था, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 देखिए। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? 1 पिंसेट महोदय, 2 NL गेज, 3 डॉक्टर पिशेल, 4 हेरोल्ड ई पामर। तो हमें बताएं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के रचनाकार कौन थे, लेखक कौन थे? तो हेरोल्ड ई पामर जो थे वो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक
थे। तो 97 की ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 98, मौन पठन का उद्देश्य है। 1, छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना। 2, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। 3, परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना। या फिर 4, उपयुक्त सभी। तो देखिए हमें मौन पठन के उद्देश्य बताने हैं, तो उपयुक्त सभी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मौन पठन का उद्देश्य छात्रों में चिंतन और तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना भी है, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना भी है और परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना भी है। तो विकल्प 4 है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 देखिए, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। 1, देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। 2, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ। 3, राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। 4, आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी। देखिए देवनागरी के संबंध में जो है हमें असत्य विकल्प चुनना है। ठीक है, असत्य विकल्प चुनना है। तो इस लिपि का विकास उत्तर भारत में हुआ, यह असंगत है। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सुहों करे भोई नीस हंसे, देन कहे नटी जाए। उपयुक्त पद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। 1, कायिक अनुभाव। 2, वाचिक अनुभाव। 3, आहार्य अनुभाव। या फिर 4, सात्विक अनुभाव। तो देखिए जो उपयुक्त पंक्तियां दी हुई हैं उनमें वाचिक अनुभाव का प्रयोग किया है। 100 का सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 देखिए, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है। देखिए वह चिड़िया से 2022 में भी क्वेश्चन आया था और 2023 में भी आया है। प्रश्न संख्या ऑप्शन पहला, वह अन्न से बहुत प्यार करती है। 2, वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है। 3, वह एकांत में उदास रहती है। 4, वह साहसी है। तो हमें बताना है कि कौन सी विशेषता जो है उसकी नहीं है। तो वह एकांत में उदास रहती है, यह चिड़िया की विशेषता नहीं है। तो विकल्प 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 देखिए, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन चुनिए। 1, इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। 2, ठाकुर जगमोहन इस युग में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार हैं। 3, प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था। और 4, नवभक्तमाला के रचयिता राधाचरण गोस्वामी थे। तो देखिए हमें 102 प्रश्न संख्या में अनुचित बताना है, जो कि अनुचित कथन है। ठीक है, तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन होता था, यह सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 102 का ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 103, मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। और हमारा पहला विकल्प है, साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है। 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के 9वें एवं 10वें सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन में लिखे गए हैं। 3, डॉक्टर बच्चन सिंह के मत में गुप्त जी एक साधक कवि हैं, इनकी साधना की चरम उपलब्धि साकेत है। और 4, गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। तो देखिए प्रश्न संख्या 103 में हमें अनुचित कथन बताना है, तो जो विकल्प 4 है वही हमारा सही हो जाएगा। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है, यह उचित नहीं है बल्कि अनुचित विकल्प है। प्रश्न संख्या 104 देखिए, शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। 1, छाया तत्सम शब्द। 2, उल्लूक तद्भव शब्द। 3, हमेशा विदेशज शब्द। 4, बीहड़ देशज शब्द। तो असंगत हमें बताना है 104 में, तो उल्लूक तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है? 1. ब्रजभाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिहित किया है। 2. डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा की एक उपबोली माना है। 3. बुंदेली बोली को कौशली नाम से भी जाना जाता है। 4. डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाम मात्र का अंतर स्वीकार करते हैं। तो देखिए इसमें हमें अनुचित बताना है, तो बुंदेली बोली को कौशली नाम से भी जाना जाता है, यह अनुचित है। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 देखिए, छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। और हमारे विकल्प हैं: 1. छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूपनारायण पांडे है। 2. छायावाद काव्य अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है। 3. रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा है। 4. सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई है। तो हमें असंगत बताना है। तो देखिए छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता रूपनारायण पांडे है, यह असत्य है। ठीक है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 देखिए, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारिन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारिन। उपयुक्त पद्यांश में सवैया छंद का कौन सा भेद है? 1. मदरा सवैया, 2. मालती सवैया, 3. सुमुखी सवैया या फिर 4. किरीट सवैया। तो देखिए इसमें किरीट सवैया का प्रयोग हुआ है। विकल्प 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। 1. केशवदास कृत कविप्रिया, 2. सूरदास कृत साहित्य लहरी, 3. कृपाराम कृत हित तरंगिनी, 4. चिंतामणि कृत कवि कल्पद्रुम। तो डॉक्टर नगेंद्र के मत के अनुसार हमें रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ बताना है। तो देखिए नगेंद्र के अनुसार कृपाराम की जो हित तरंगिनी है वो आरंभिक ग्रंथ माना जाता है रीति निरूपण का। ठीक है, तो विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? 1. अनुच्छेद 343, 2. अनुच्छेद 344, 3. अनुच्छेद 345 या फिर 4. अनुच्छेद 210। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी है किस अनुच्छेद में है हमें बताना है। तो अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 देखिए, रचना तथा रचनाकार के संबंध में असंगत युगम चुनिए। 1. युगधारा नागार्जुन, 2. युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, 3. वाणी की व्यथा त्रिलोचन शास्त्री, 4. अजय खंडर रागे राघव। तो हमें असंगत युगम बताना है। प्रश्न संख्या 110, तो वाणी की व्यथा त्रिलोचन शास्त्री की नहीं है। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा विकल्प हमारा गलत है। प्रश्न संख्या 111, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? 1. वीर रस, 2. रौद्र रस, 3. करुण रस, 4. श्रृंगार रस। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा रस हुआ है। तो इसमें जो पहला ही विकल्प है वीर रस का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 देखिए, आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है। और हमारे विकल्प हैं: 1. रस सत्रोद्रेक में है, 2. रस ब्रह्मानंद है, 3. रस अखंड है, 4. रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। तो विश्वनाथ जी ने किस मत को रस की विशेषता नहीं माना है वो हमें बताना है। तो देखिए रस ब्रह्मानंद है, आचार्य विश्वनाथ जी ने यह रस की विशेषता नहीं मानी है। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 देखिए, निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? 1. छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों का ज्ञान कराना, 2. बालकों को सुंदर, स्पष्ट, सुडोल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, 3. बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, या फिर 4. बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना।
तो 113 का जो विकल्प 4 है वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि देखिए हमें लेखन कौशल बताना है, जबकि छोटे छोटे गीत सुनाना ये लेखन कौशल का रूप नहीं है। तो विकल्प 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 देखिए, कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा युगम असंगत है, यानी कि कौन से कवि जो हैं वो उस तार सप्तक के नहीं हैं, हमें बताना है। तो पहला है नेमीचंद जैन तार सप्तक, यानी कि पहला तार सप्तक। 2 धर्मवीर भारती दूसरा तार सप्तक। 3 मदन वात्सायन तीसरा सप्तक। 4 केदारनाथ सिंह चौथा सप्तक। तो इसमें देखिए केदारनाथ सिंह जो है वो चौथे 10 सप्तक के मिलान किया हुआ है, जो कि असंगत है। तो विकल्प 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 देखिए, जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प क्या है। 1 इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई। 2 इनकी आंसू रचना विरहानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है। 3 इनकी झरना रचना को आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। 4 डॉक्टर बच्चन के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशुद्ध कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। देखिए जयशंकर प्रसाद के कृतित्व के संबंध में हमें अनुचित विकल्प बताना है, क्योंकि बाकी 3 उचित है लेकिन एक इसमें अनुचित है और वही हमें ढूंढना है। तो देखिए डॉक्टर बच्चन जी के अनुसार इनकी कामयानी रचना बड़ी विशुद्ध कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है, यह है अनुचित विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, निम्न में से एक श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। श्रव्य क्या होता है, सुनने का। और विकल्प है हमारे 1 रेडियो, 2 टेप रिकॉर्डर, 3 लिंगवा फोन, 4 टेलीविज़न। देखिए इसमें जो टेलीविज़न है वो श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। अब आप सोचोगे कि टेलीविज़न भी श्रव्य सहायक सामग्री है, तो हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। ठीक है, लेकिन विकल्प में हमें पूछा है कि सिर्फ श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, बाकी 3 जो है वो श्रव्य सहायक है, लेकिन टेलीविज़न दृश्य श्रव्य दोनों है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है। 1 मनोकामना, 2 यश धन भव यशोभव, 3 शिरोधनमणि शिरोमणि, 4 अधधन गति अधोगति। तो हमें बताना है इसमें कौन सा असंगत विकल्प है। तो देखिए मनोकामना यह असंगत विकल्प है, पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 देखिए, निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है। 1 हिंदी को राजभाषा बनाने से, 2 नागरी लिपि में सुधार सुझाव से, 3 विद्यालयी पाठ्यक्रम निर्धारण से, 4 8वीं अनुसूची में नवीन भाषाओं को शामिल करने से। तो 118 नरेंद्र देव समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध नागरी लिपि में सुधार सुझाव से संबंधित है। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 119 देखिए, सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। 1 ऋषिकेश बहुवीरी समास, 2 मंदग्नि तत्पुरुष समास, 3 उचित अनुचित द्वंद्व समास, 4 अनुरूप अव्ययभाव समास। तो समासिक पदों के अनुसार जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो मंद अग्नि तत्पुरुष समास नहीं है, दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 देखिए, नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम क्या था। 1 अनीमा, 2 मीरा, 3 अप्सरा या फिर 4 श्यामा। तो देखिए नादान दोस्त जो कहानी है उसमें केशव की बहन कौन थी, श्यामा थी। विकल्प 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1 कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक है। 2 गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। 3 निर्गुण भक्त कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। 4 संत कवियों में रज्जब दास सर्वाधिक शिक्षित थे। तो इसमें से कौन सा कथन
सही नहीं है, सत्य नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए संत कवियों में रज्जब दास सर्वाधिक शिक्षित थे, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 122, प्रश्न संख्या 122 देखिए, किस विकल्प में मुहावरों का अर्थ सही नहीं है? 1 कान खड़े होना, सतर्क होना। 2 अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ पा लेना। 3 डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी के वश में होना। 4 कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसमें हमें बताना है कि मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। तो देखिए विकल्प 3 जो है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, किसी को वश में करना, इसका अर्थ नहीं होता, बल्कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना होता है अपना अलग करना, मतलब डेढ़ चावल की खिचड़ी अपनी अलग राय रखना या फिर अलग करना अपना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 123 पर। प्रश्न संख्या 123 देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? 1 गद्य अवरोध, आशीर्वाद। 2 सुपर्णखा, ज्योत्सना। 3 दवाइयाँ, दुरावस्था। 4 मनोचिकित्सा, रचनावली। तो हमें इसमें शुद्ध बताना है। तो देखिए 123 का विकल्प जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गत्यावरोध में आशीर्वाद अशुद्ध है, दवाइयाँ में दवाइयाँ अशुद्ध हैं, मनोचिकित्सा में रचनावली अशुद्ध है, लेकिन शूर्पणखा और ज्योत्सना दोनों ही वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं। तो दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, कहानीकार तथा कहानी के संबंध में असंगत युगम चुनिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा। 2 जैनेन्द्र शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, नीलम देश की राजकन्या। 3 भगवती चरण वर्मा, मिठाई वाला। 4 विशंबर नाथ कौशिक, रक्षा बंधन। तो जो कहानी और कहानीकार का युगम संगत नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए मिठाई वाला भगवती चरण वर्मा जी की रचना नहीं है, विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मिठाई वाला सिलेबस में लगी हुई भी है और आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मिठाई वाला किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 125 देखिए, लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया है? 1 परदेसिया, 2 विदेसिया, 3 रसिया या फिर 4 जंगली। तो देखिए लोकगीत अध्याय में विदेसिया लोकगीत का वर्णन किया गया है, विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 तिनका कविता किस कवि द्वारा रचित है? 1 शिवमंगल सिंह सुमन, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर 4 राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए 1 तिनका जो रचना है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 देखिए, प्रश्न संख्या 127 है, प्रदत्त कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है? और हमारे विकल्प हैं 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक। और 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो देखिए हमें तुलसी जी के विषय में जो असंगत कथन है उसे छांटना है। तो इसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन कहा गया है कि तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट है, जो कि असंगत है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो 127 का पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 देखिए, महाकवि जायसी कृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन क्या है? 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। 2 डॉक्टर नगेंद्र, पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ
रत्न हैं, या फिर 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। तो देखिए इसमें जो चौथा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है, यह सही नहीं है। तो विकल्प 4 ही जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द क्या है? 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, या फिर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए श्रृंखला कैसी है? स्वर्ण है, सोने के समान है, और किरणें कैसी है? लाल है। तो यह गुण बता रहे हैं। पहला ही विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 130 देखिए, विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? 1 उद्देश्य एवं चयन विभाजन का सिद्धांत, 2 वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, 3 अभ्यास का सिद्धांत, 4 स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो 130 में देखिए वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131, अष्टछाप के कवियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? 1 अष्टछाप कवियों में कुम्मन दास कनिष्ठ कवि थे, कनिष्ठ मतलब छोटे। 2 नंददास कृत रास पंचाध्यायी रौला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि नाम से पुकारा है, या फिर 4 परमानंद दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। अष्टछाप कवियों के बारे में हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो असंगत है। तो देखिए सबसे पहला ही जो है अष्टछाप कवियों में कुम्मन दास कनिष्ठ कवि थे, यह असंगत है। तो विकल्प पहला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? 1 कृतिका धन ए कार्तिकेय, 2 संस्कृति धन आयन सांस्कृत्यायन, 3 विधेय धन ई वैदेही, या फिर 4 नौका धन ईला नुकीला। तो प्रत्यय की दृष्टि से हमें असंगत विकल्प बताना है। तो देखिए नौका धन ईला नुकीला यह असंगत है। चौथा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133, चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत कथन भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, किसका कथन है? 1 महंत दास, 2 बिहारी दास, 3 माधव दास, या फिर 4 भगवंत दास। तो देखिए भोली चिड़िया तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम कहाँ रहती हो, ये सब कौन कह रहा है? माधव दास कह रहा है। क्यों कह रहा है? वो उसे बातों में लगाकर जो है उसे कैद करना चाहता है, क्योंकि वो चिड़िया उसको बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो वह उससे बात करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, तुम कहाँ रहती हो। प्रश्न संख्या 134 देखिए, संसार पुस्तक है, अध्याय पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? पुत्री के पत्र पिता के नाम, 2 पुत्र के पत्र माता के नाम, 3 पिता के पत्र पुत्री के नाम, या फिर 4 भाई के पत्र बहन के नाम। तो देखिए इसमें तीसरा जो विकल्प है पिता के पत्र पुत्री के नाम संग्रह से लिया गया है। इसमें पिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, और पुत्री कौन है? उनकी बेटी इंदिरा है, ठीक है। हाँ जी, इंदिरा उनकी बेटी को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखे हैं, उसमें पिता के पत्र पुत्री के नाम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 देखिए, अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 2 हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 3 रौला अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 4 कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16-15 वर्णों पर यति होती है। तो हमें बताना है इसमें अनुचित विकल्प कौन सा है। तो देखिए अगर हम देखें तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, यह भी गलत है। और रौला अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में
24 मात्राएं होती हैं, यह भी गलत है। तो अगर अनुचित विकल्प की बात करें तो दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 136। किस विकल्प के शब्द में एक अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? एक से अधिक, ठीक है। 1 अधिकाधिक, 2 आध्यात्मिक, 3 अध्यारोप, 4 अध्यापन। और हमें बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 136। तो देखिए इसमें अध्यारोप जो है, इसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म असंगत है? अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। भारत एक सुंदर देश है, विधानार्थक शब्द। 2 आपका बोलना उचित नहीं है, निषेधवाचक। 3 हो सकता है वह आज शाम को आए, संकेतार्थक। 4 यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, आज्ञार्थक। तो हमें बताना है अर्थ की दृष्टि से असंगत कौन सा है। तो देखिए हो सकता है वह आज शाम को आए, यह संकेतार्थक नहीं है बल्कि संदेह सूचक है, ठीक है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। लटकी लटकी लटकतू चलत, डटतू मुकुट की छाहा, चटक भर्यो नट मिली गयो, अटक भटक बट महा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा काव्य दोष है? विकल्प है हमारे 1 श्रुति कटित दोष, 2 अप्रतित दोष, 3 ग्राम्यत्व दोष, 4 क्लिष्ट दोष। तो 138 प्रश्न संख्या में कौन सा दोष है ये हमें बताना है काव्य का। तो देखिए जो पहला ही विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें श्रुति कटु दोष है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब। प्रश्न संख्या 139। बीसल देवरासु में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है, उक्त कथन किस आलोचक का है? 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, 2 रामचंद्र वर्मा, 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो ऊपर पंक्तियां कही गई हैं, कथन कहा गया है, वो किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 140। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? 1 निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। 2 राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। 3 कृष्ण काव्यधारा शुद्ध अद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। 4 कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिगणित है। तो देखिए इसका जो विकल्प 3 है, कृष्ण काव्यधारा शुद्धता द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित है, ठीक है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं, यह गलत है। और गलत ही हमारे लिए सही हो जाता है क्योंकि हमें पूछा है नहीं में, ठीक। प्रश्न संख्या 141 देखिए, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। देखिए आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग नाम दिए हैं और हमें बताना है इसमें से असंगत विकल्प कौन सा है। तो पहला है संधि चारण काल, किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। विकल्प 2 है बीज वपन काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद। 4 सिद्ध सामंत काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बीज वपन काल है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं कहा है, तो दूसरा विकल्प असंगत हो जाता है और यही हमारा सही जवाब भी हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 142। तो प्रश्न संख्या 142 है, हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? 1 अंबिका नाम से, 2 पार्वती नाम से, 3 जीवनदायिनी नाम से, या फिर 4 लोकमाता नाम से। तो काका कालेलकर है उन्होंने क्या कहा है? उन्हें लोकमाता भी कहा है। तो विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। किस नाम से पुकारा है? लोकमाता नाम से पुकारा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 143,
रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। 3 मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और 4 डॉक्टर बच्चन सिंह के मत अनुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। तो 143 में हमें बताना है अनुचित विकल्प। तो मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यही अनुचित विकल्प है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 देखिए, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? और हमारे विकल्प हैं 1 सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन। 2 सेवा सदन, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि। 3 गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि। 4 कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन। तो हमें बताना है इसमें कौन सा विकल्प जो है सही है। तो देखिए, प्रेमचंद जी ने सबसे पहले लिखा था सेवा सदन, उसके बाद लिखा था रंगभूमि, उसके पश्चात आता है कायाकल्प और उसके बाद आता है गबन। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रम अनुसार पहले में ही दिया गया है, तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 देखिए, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना तदितिशयहेत वसतल अलंकारम। अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? 1 आचार्य मम्मट, 2 आचार्य भामा, 3 आचार्य वामन या फिर 4 आचार्य दंडी। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मागुना, ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आचार्य वामन ने। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? सामीप्य, कौशल, महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। 2 सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक हैं। 3 वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भाग हैं, उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण। और 4 द्विकर्मक क्रिया में प्रथम क्रम अप्राणीवाचक तथा द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होता है। तो देखिए, इसमें अगर हम अनुचित की बात करें तो द्विकर्मक क्रिया में प्रथम क्रम अप्राणीवाचक और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होता है, यह बिल्कुल गलत है, अनुचित है। तो चौथा ही विकल्प है जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 देखिए, काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1 आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। 2 माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों एवं लंबे सामासिक पदों का अभाव रहता है। 3 ओज गुण में श्रृंगार, करुण एवं शांत रसों में क्रम से आधिक्य से रहता है। 4 सरलता, सृजन, सुलभता एवं सहजग्राह्यता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता है। तो काव्य गुण के संबंध जो असत्य है वो हमें बताना है। तो देखिए, ओज गुण में श्रृंगार, करुण, शांत रसों में क्रम से आधिक्य से रहता है, यह असत्य है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148, तरुअर फल नहीं खात है, उसके बाद रिक्त स्थान है, पियत न पान, कही रहीम, उसके बाद फिर से रिक्त है, हित, संपत्ति, संचयी, सुजान। उपयुक्त दोहे में रिक्त स्थानों में क्रम से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन करना है। और विकल्प है हमारे सर्वर, परकाज, 2 सर्वर, स्वकाज, 3 अहित, सर्वर, 4 परकाज, लोकहित। तो देखिए, तरवर फल नहीं खात है, सर्वर पिए न पान, कहे रहीम, परकाज हित, परकाज आएगा, स्वकाज। देखिए, थर्ड और फोर्थ तो जो है इसमें कट जाते हैं, तो पहला और दूसरा ऑप्शन बचता है। तो कहे रहीम, परकाज हित, संपत्ति, संचयी, सुजान। तो इसमें पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 139, 149 और हमारा विकल्प है कि हमें नाटक और नाटककार में असंगत जो युग्म है उसको
चुनना है। और हमारे नाटक और नाटककार देखते हैं। 1 उपेंद्र नाथ अश्क अंजू दीदी, प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। धर्मवीर भारती अंधा युग, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955 ईस्वी। और निर्मल वर्मा आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी। तो देखिए जिसमें ये आषाढ़ का एक दिन जो है वो निर्मल वर्मा का नहीं है, यह नेट में लगा हुआ है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा असंगत है और हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अलंकार के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। प्रश्न संख्या 150 यानी कि अंतिम प्रश्न। असंगत युग्म हमें चुनना है अलंकार के संबंध में। पहला विकल्प देखिए, निर्खत संतन के शीतल करत नयन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लस्तु है, उपमालंकार। 2 बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार। 3 अजरामृता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, यमक अलंकार। और 4 लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए, विभावना अलंकार। तो देखिए प्रश्न संख्या 150 में हमें अलंकार के संबंध में असंगत युग्म को चुनना है। तो अजरामृता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, यमक अलंकार का उदाहरण है, यह असंगत है। तो विकल्प 3 ही जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज TGT 2023 60 प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न समझ आए होंगे और यह आपके जो है आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप चाहे किसी भी विषय, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।